passport is not a blank check. Passport जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और कश्मीर के हालात के हवाले से। भारत की रियासती दहशतगर्दी लाइन ऑफ कंट्रोल पे गुज़श्ता 4-5 दिन से जारी है। 30 और 31 जुलाई के दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत ने क्लस्टर बॉम्बिंग का इस्तेमाल करके वादी नीलम और लाइन ऑफ कंट्रोल के दीगर आसपास के इलाकों में खास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाले, आज़ाद कश्मीर में बसने वाले मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया और तमाम तर आलमी कवानीन की, जेनेवा कन्वेंशन की, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, जो कन्वेंशन है क्लस्टर म्यूनिशन का, इस तरह के तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। अब तक की जो इतलात हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक एक मासूम बच्चा 4 साल का वो शहीद है और कुछ शहादतें मज़ीद हैं जो कि दीगर लोगों की हैं। कुछ मर्दों की शहादतें हैं और बहुत से अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों पर मुसलसल भारत पिछले 4-5 दिनों से आग बरसा रहा है और आग भी क्लस्टर बॉम्बिंग की, और क्लस्टर बॉम्बिंग भी वो जो कि आलमी कवानीन के तहत बैन है। 1940 में इनका सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में एक वावेला मच गया कि क्लस्टर बॉम्बिंग से जो हलाकत होती है उसमें मासूम निहत्ते शहरी ज़्यादा निशाना बनते हैं और बहुत बुरी, बहुत खौफनाक तबाही होती है। इस तबाही को रोकने के लिए क्लस्टर बॉम्बिंग पर बैन लगाने की मुसलसल करारदादें आती रहीं दुनिया भर में। ओस्लो प्रोसेस भी इसके तहत एक कार्रवाई का हिस्सा है और आखिरकार 2000 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के कुछ एफर्ट्स के साथ, दीगर आलमी दुनिया के ममालिक की एफर्ट्स के साथ ये बैन हुआ और 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस वो पास किया गया और जिस पर भारत के भी दस्तखत हैं। क्लस्टर बॉम्बिंग के खिलाफ इस वक्त दुनिया भर में जितने भी कवानीन पाए जाते हैं उन कवानीन पर भारत के दस्तखत मौजूद हैं। भारत पाबंद है कि वो क्लस्टर बॉम्बिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद लाइन ऑफ कंट्रोल पे 30-31 जुलाई से पाकिस्तान के इलाकों में जिस तरह से भारत ने बर्बरियत, रियासती दहशतगर्दी और जारहियत का मुजाहरा कर रखा है, उस पर पूरी दुनिया को नज़र रखनी चाहिए और भारत पर दबाव डालना चाहिए, भारत की मजम्मत करनी चाहिए कि वो इस किस्म का गैर इंसानी सलूक फ़ौरन बंद करे और भारत की दहशतगर्दी की न सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए बल्कि आलमी दुनिया को इस पर नोटिस लेते हुए एक्शन भी लेना चाहिए। ये सब ऐसे वक्त में शुरू हुआ है कि जब भारत में मोदी सरकार आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 इनको ख़त्म करने की कोशिशें रखती हैं जो कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत के हवाले से हैं। इस पे मकबूजा कश्मीर में पहले ही एक बेचैनी की शदीद लहर पाई जाती है। उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका गए तो सदर ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह मसला कश्मीर पे सालसी की पेशकश कर दी और कोट किया कि नरेंद्र मोदी ने इसकी उन्हें ऑफ़र की या इसकी दरख्वास्त की, उसके बाद से भारत बौखला गया है क्योंकि कश्मीर आलमी बरादरी की आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है। कश्मीर में थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात दुनिया भर का मीडिया कर रहा है। तो इसलिए भारत ने बौखलाहट में लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी जारहियत का आगाज़ कर दिया है ताकि दुनिया भर की जो निगाहें हैं, दुनिया भर की तवज्जो जो है वो सालसी से हटा के दीगर उमूर की तरफ जो है वो लगाई जा सके। पाकिस्तान को ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? स्टेटमेंट्स तो आई हैं, दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट भी आई है, उससे पहले ISPR की स्टेटमेंट भी आई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दे दी, लेकिन इनसे आगे बढ़ के पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या ठोस इकदाम करने चाहिए, इन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इस अहम तरीन, संगीन और संजीदा मौजू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ तमाम सरकर्दा सियासी रहनुमा मौजूद हैं।
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, और सियासत के हवाले से तो पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं ना कहीं खींचातानी रहती है, कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, लेकिन जब बात आए पाकिस्तान की, जब बात आए कश्मीर की, जब बात आए दुश्मन भारत की, तो फिर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाती हैं। लेकिन मुत्तहिद होकर एक मुत्तफिक का नैरेटिव क्या जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, इसी पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में खास तौर पे। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकज़ी रहनुमा मलिका बुखारी साहिबा, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा सैयदा शहला रज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों मौज़िज़ ख़वातीन को। मलिका बुखारी साहिबा, चूँकि आपका ताल्लुक हुकूमती जमात से है, भारत की जो बर्बरियत, जो जारहियत पिछले चंद दिनों से मुसलसल जारी है, दफ्तर खारजा का बयान तो आ गया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जो हेड्स हैं उनका भी बयानात जो है वो आ गए, लेकिन नैरेटिव पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का क्या जाना चाहिए? देखिए, थैंक यू गईदा, आपने आज एक बहुत अहम इशू उठाया है एंड आई थिंक सारी पॉलिटिकल पार्टीज और रियासत पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है थ्रू इट्स फॉरेन ऑफिस, उन्होंने इस पे एक क्लियर स्टांस लिया है। हम इसको कंडेम करते हैं, इस इनह्यूमेन और बिहेवियर को बाय इंडिया ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। जिस तरीके से इंडिया ने क्लस्टर बॉम्बिंग को यूज किया और एक 4 साल का बच्चा जो है शहीद हुआ है और बहुत सारे अफराद शहीद हो चुके हैं एंड बड़ा डैमेज कॉज किया है, हम इसको कंडेम करते हैं। ऑब्वियसली अक्रॉस द पार्टी लाइंस हम लोगों के कुछ इश्यूज होते हैं जो स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, एंड आई थिंक ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पेज के ऊपर हैं, और हम सब इसको आई थिंक कंडेम करेंगे जो इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन है। एंड जो वजीर खारजा है पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है यूएन सेक्रेटरी जनरल को, जिसके उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये जो इंडिया एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है विद इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पे उन्होंने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंक्रीज कर दिया, आई बिलीव 25,000 और उनकी फोर्सेस वहां पे इस वक्त आ चुकी हैं। और आर्टिकल 35A जो है, जिसके अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्टेटस भी चेंज हो सकता है, उसको भी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाह रहे हैं। तो ये सब उसी कड़ी का एक पार्ट है, और इंडिया बहुत देर से लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशंस कर रहा है। जो अभी रिसेंट इनका अटैक है, ये इंटरनेशनल जो कवानीन है ह्यूमैनिटेरियन लॉ के, ये उसकी जो है खिलाफ वर्जी है। जैसे आपने बताया, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर एम्यूनिशन है जो 2008 में काबिल अमल आई थी, उसके अंदर ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है ये कंप्लीटली बैंड है, और इंडिया ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स की अगेन वायलेशन की है। और हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया कैसे एज अ कंट्री किस तरह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ प्रिंसिपल्स वायलेट करके निहत्ते शहरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है और जाने से जा रही हैं। और आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को हरकत के अंदर चाहिए, और हम सबको आई थिंक यक ज़बान होकर इसके ऊपर इसको कंडेम करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मलिका बुखारी साहिबा, यूनाइटेड नेशंस तो एक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत तवील अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं मसला कश्मीर के हल के लिए, कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन करारदादों की भी भारत जो धज्जियां उड़ाता है। अज़मा बुखारी साहिबा, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी कि भारत इतना बौखला क्यों गया है, इतनी एग्रेसिवनेस, इतनी बर्बरियत, इतनी खुली जारहियत पे क्यों उतर आया? बहुत शुक्रिया गरीदा। पहले तो जितने शोहदा हैं जिनको ख़ास तौर पे उसमें बच्चे भी शामिल हैं जिनके ऊपर ये क्लस्टर बॉम्बिंग की गई है, और उन तमाम की दर्जात की बुलंदी के लिए मैं दुआगो हूँ। और जो सवाल आपका है, देखिए, जब हमारी तरफ से जब से ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रही हैं, कश्मीर के ऊपर हमेशा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कभी कोई मैं नहीं समझती कि कोई डिसेंट कहीं रहा है, और ये एक नेशनल इशू है। इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नेशनली ही इसको देखा है। लेकिन ये जब से अब नया इलेक्शन हुआ है मोदी साहब का, उनको बहुत फायदा हुआ। वो हमारे साथ जो पुलवामा का वाकया हुआ, और वो अभिनंदन साहब को हमने चंद घंटों में जो है भिजवा भी दिया, और वहां जाकर आपको पता है कि क्या नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जी वो देखे ना, हम बड़े स्ट्रांग थे और इसीलिए चंद घंटे जो है वो पाकिस्तानी रखा गया। हर एक अच्छी बात का जवाब जो है वो उन्होंने उस गरूर और तकब्बुर के साथ किया जो वो हमेशा करते आए हैं।
वो बुरहानुद्दीन वानी का वाकया अगर आपको याद हो, जो पिछले दौरे हुकूमत में हुआ था जी। और बहुत सारे और बुरहानुद्दीन वानी जो हैं वो कश्मीर में रोजाना इनकी बर्बरियत का शिकार होते हैं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त था कि मुझे नहीं लगता कि बड़ी आसानी से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो पता नहीं कौन से नशे का शिकार है, कि उनको ये नजर नहीं आ रहा, उनको पैलेट गन्स की वो चीजें नजर नहीं आती जो कश्मीरियों के साथ हो रही हैं। जिस तरह से वहां पर खवातीन के साथ जो है वो सलूक किया जा रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा। बाकी तमाम जगह पे ह्यूमन राइट्स जो है वो उनके काम कर रहे होते हैं। कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो क्यों होती है और वहां पर कोई जा नहीं सकता। और अब तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रही थी कि वो खाली करा रहे हैं मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके, वहां पर सिफारतकारों को जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर सिविल सोसाइटी के लोग जो है उनको खाली करने की जगह कही जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कश्मीरी जो नौजवान हैं वो ये क्लिप्स जो है वो ऑन रिकॉर्ड भी डाल रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि देखिए, हमने बहुत दोस्ती की बात हमेशा की है पाकिस्तान ने। हम करते थे चले तो मोदी का यार कहलाए जाते थे, लेकिन अब मोदी जो है वो ना खत का जवाब देता है, ना वो टेलीफोन उठाता है बहुत डेस्परेट एफर्ट्स के बावजूद। और हमारी तमाम तर अच्छी जो कोशिशें हैं उसका भी जवाब जो है वो अगर इस तरह से मिल रहा है तो मैं समझती हूँ कि दोबारा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए और बैठकर इसके ऊपर एक नेशनल स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है वो तमाम पाकिस्तानियों की दिल की आवाज है, उसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इंटरनेशनली अगर लोग इसको देखिए, ट्रंप के कहने के बावजूद कि जी हम सालिसी कराएंगे, चंद घंटे भी नहीं गुजरने दिए, चंद मिनट्स के अंदर जो है वो इंडिया ने बड़ा उसका सख्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत है। तो ना वो सालिसी मानते हैं, ना वो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो को रोल देना चाहते हैं, ना वो ह्यूमन राइट्स जो है उनको कोई रोल देना चाहते हैं। तो फिर ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है कि आखिर आखिरी कश्मीरी के मरने तक ये जो है ये जंग जारी रहेगी इसी तरह से और किसी को होश नहीं आएगा, या वाकई हमें जो है इसके ऊपर सोचना चाहिए। कश्मीर एक आज़ाद जो है वो इलाका है, वो हमारा हिस्सा है, लेकिन उसको इस तरह से इनके रहमो करम पे छोड़ देना मैं समझती हूँ कि अब शायद मुमकिन नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने बात की है कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए, एक मुतफ़िक़ा नैरेटिव देना चाहिए, अज़मा साहिबा ने जो बात की है। शेला रज़ा साहिबा, क्या आप समझती हैं कि पार्लियामान में एक मुतफ़िक़ा करारदाद आनी चाहिए? ये जो नीलम वैली में हुआ है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्लस्टर बॉम्बिंग, ये भारत की बर्बरियत की इंतहा है। आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी है। जिस तरह से बच्चे बेचारे मासूम शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिस तरह से लोग, वो तस्वीरें दुनिया को देख के शर्म आनी चाहिए। भारत को सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। और ये शर्म दिलाने के लिए आप समझती हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामान में एक मुतफ़िक़ा करारदाद आनी चाहिए और तमाम सूबाई असम्बलियों में भी करारदादें आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए तो मैं समझती हूँ कि जालिम बनता ही इंसान जब है जब वो बेशरम होता, और जालिम की निशानी ये है कि उसके पास शर्म नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि चलिए क्लस्टर बॉम्बिंग के लिए कानून मौजूद है, लेकिन क्या इसकी खुली है कि नौजवानों की और बच्चों की आंखों पे पैलेट गन से फायर किया जाए? क्या इसकी छुट्टी है? इसकी पूरी आज़ादी है कि खवातीन का रेप किया जाए? क्या इसकी पूरी आज़ादी है कि लोगों को मारा जाए? दुनिया में सबसे ज्यादा गाय गोश्त एक्सपोर्ट करने वाला भारत आज इतना मुसलमानों के लिए गैर महफूज है कि वहाँ पर जो है ये जुर्म बन गया और उससे मारा जाता है। आज वहाँ पर मुसलमान इतने गैर महफूज हैं कि वहाँ पे राह चलते में उनको जो है वो अपने ही मजहब के खिलाफ बात कहलवाई जाती है और मिलकर तशद्दुद किया जाता है। और सिर्फ ये ही नहीं, अब ये जो LOC पे इनका फायरिंग का सिलसिला है और मैं समझता हूँ कि जाहिलियत का मसला है। मैं समझती हूँ कि पॉलिसी जो है जब होती है जब दोनों फरीकैन तैयार हो और दोनों का जो है वो सालस पे जो है वो भरोसा हो। अब भारत की ये बातें नहीं है। हर दौरे हुकूमत में आप चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जमाना देखें, आप उसके बाद का जमाना देखें, किसी का भी देखें, सब ने जब यूएनओ में गए हैं तो कश्मीर पे किस तरह बात की है और यही मसाइल उजागर किए हैं कि किस तरह से वहाँ पे जुल्म हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि आलमी बरादरी तो आलमी बरादरी है,
हम तो OIC को भी नहीं कह सकते कि वो अपना किस तरह का किरदार अदा कर रही है। कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो निशाने पे हैं, लेकिन OIC को नहीं आता। OIC बोलेगी तो फिर लोग यमन पे भी उंगली उठाएंगे, वो जो है वो नाइजीरिया के मुसलमानों के लिए भी कहेंगे कि बात करो। और रही बात फलस्तीन के मुसलमानों की भी बात आएगी फिर तो, और फिर ये बात आएगी जब, और अगर हम आलमी बिरादरी की बात करें तो उनसे फिर सवाल तो यही होता है ना कि आप साउथ सूडान में, ईस्ट तिमोर में और बरतानिया में आप जो है वो रेफरेंडम करा लेते हैं, और जबकि वहां पे तो इतना इंसानी जानों का ज़िया भी नहीं था। लेकिन आप ये जो UNO का अनफिनिश्ड एजेंडा है इस पे आप बात नहीं करते, तो इनकी वैसे ही क्रेडिबिलिटी नहीं थी। ऊपर से ट्रम्प ने जो है ना, मैं समझती हूँ कि दानिशमंद को सबूत नहीं दिया, क्योंकि वो देख रहा है कि किस तरह का गुजरात का कातिल आला, जिसने अपनी मौजूदगी में वहां पे 3 दिन इतनी खूनरेज़ी करी, उस कसाब के हाथ तो पहले ही मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। आप एक ऐसे शख्स को जो कि हिंदौता का पैरोकार है, जिसका मतलब ही यही है, जिसका मकसद ही ये है कि दुनिया में अगर कोई मजहब है तो हिंदू है और बाकी को जीने का, आप उनसे सॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो जीता ही मुसलमानों की नफरत की बुनियाद है और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बढ़ गया, उसको एतमाद में लिए बगैर कह रहे, तो ये भी हमारे साथ बड़ा बिल्कुल ठीक। शैला साहिबा, मुझे की दावत दी गई जिसमें, शैला साहिबा मुझे एक ब्रेक लेनी है, शैला साहिबा। जो बात आपने की है ना कि वो मोदी सरकार जो कि बुचर ऑफ गुजरात कहलाई जाती है, अब तो वो बुचर ऑफ गुजरात से बढ़ के बुचर ऑफ कश्मीर, बुचर ऑफ द होल इंडिया, बुचर ऑफ द रीजन, बुचर ऑफ द पीस बन चुकी है, एंड बुचर ऑफ सिविलियंस, मासूम निहत्ते शहरियों को हलाक करना क्लस्टर बॉम्बिंग के जरिए जो इसराइली फलस्तीनियों पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी इंतहाई शदीद मजम्मत की गई, जिसके बाद जो है ओस्लो मुआहदे पे अमल करवाया गया, जिसके बाद ये कन्वेंशन क्लस्टर बॉम्बिंग पे पाबंदी का जो है मंजूर करवाया गया, वो भारत इस्तेमाल कर रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल कर रहा है। इस पर एक बात करते हैं आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक। मलिका बुखारी साहिबा, आपके सामने मैं सवाल रखूंगी जो मैंने शहदा रजा साहिबा से भी किया है कि पार्लियामान को एक मजम्मती करारदाद लानी चाहिए मुत्तफिका तमाम सियासी जमातों की तरफ से, और तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज में भी भारत की बर्बरियत के खिलाफ करारदादें आनी चाहिए। जी देखिए गरीदा, जैसे दोनों हमारी कॉलीग्स ये उस्मा बुखारी और शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि बिल्कुल ये जो इशू है, और मैंने भी आपको पहले इसमें सवाल के जवाब में कहा कि ये इशू जो है ये बाय पार्टिजान है, ये इशू नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, तो इसके अंदर सब पॉलिटिकल पार्टीज को यकसा होकर नेशनल असेंबली के अंदर और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर बिल्कुल करारदाद लेके आनी चाहिए। हमें इंडिया की इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की वायलेशन को, उनकी इस इनह्यूमन एक्शन को कंडेम करना चाहिए और एक जबान होकर कंडेम करना चाहिए, और पार्लियामान को ऑब्वियसली इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज ये एक स्टेट का इशू है, एक अवामी इशू है, और पार्लियामान के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर इस इशू की बिल्कुल हर तरीके से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और हर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और हर मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को, हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपने तरीके से इस इशू को रेज भी करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए, और हर जिस फोरम पे भी रेज करे इस इशू को रेज करना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इंडिया इस वक्त बहुत बुखलाहट का शिकार है। ना वो किसी साजिश को मानते हैं, ना वो मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। वो इस वक्त, जैसे शैला रज़ा साहिबा ने पॉइंट आउट किया, इस वक्त इंडिया एक ऐसे हुक्मरान के अंडर है जो एक फैशिस्ट तरीके से उस कंट्री को रूल कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर आपने देखा हो किस किस्म की, जब से मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोबारा इस टर्म के अंदर, उनका जो अमल है, जो उनका तर्ज़े गुफ्तगू है, वो बहुत ज्यादा इंटेंसिव हो गया है, एंटी मुस्लिम हो चुका है, और जो सारा इंडिया है उसके अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है इस वक्त, चाहे वो बीफ ईटिंग के इशू पे हो, चाहे वो किसी रिलीजन के इशू के ऊपर हो या वर्शिप के इशू के ऊपर हो। लेकिन मलिका बुखारी साहिबा, बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन मलिका बुखारी साहिबा अरीना में रेज करना चाहिए। लेकिन मलिका बुखारी साहिबा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मोदी दोबारा जीत जाते हैं तो मसला कश्मीर हल होने के लिए बहुत अच्छी, बहुत मुस्बत बात होगी,
इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उनकी एक प्रेडिक्शन थी, वो गलत थी, असेसमेंट थी जो वो गलत थी, और वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपना ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए अब। देखिए गईदा, ऑब्वियसली आप जब दो कंट्रीज के बीच में एक बायलैटरल रिलेशनशिप होती है और एक इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक मुस्बत सोच ही रखते हैं। हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि कश्मीर का इशू जो है वो दोनों कंट्रीज बैठकर सेटल करें, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है और इसके अंदर जो कश्मीरी हैं उनकी जो राइट्स हैं वो बहुत लंबे अरसे से वायलेट हो रही हैं। तो आप एज किसी हेड ऑफ स्टेट आप यही मुस्बत सोच रख के किसी दूसरे मुल्क की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और हमने ये इकदाम उठाया भी, लेकिन इंडिया की तरफ से जो रवैया था वो बहुत गलत था और वो नहीं चाहते कि इस मसले का हल हो। और हम देखिए, आप जिस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पॉइंट आउट किया हमारे वॉशिंगटन के दौरे के ऊपर, उन्होंने कहा कि मोदी भी चाहते हैं इस मसले का हल, बट इंडिया ने इसको डिनाई किया और फिर उन्होंने दोबारा 2 दिन पहले रीट्रेट किया कि हम सालसी का किरदार अदा कर सकता हूं मैं। अगर मलिका जी, ये सालसी के मामले पे आगे चल के जरा बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, इस वक्त फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दे दिया है, ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया था, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के जो सरबराहान हैं मुख्तलिफ, उनके भी स्टेटमेंट्स आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लेटर लिख दिया है, यूनाइटेड नेशंस में जो मंदूब हैं मलिहा लोधी साहिबा ने डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिया है। लेकिन ये वो टैक्टिक्स हैं, ये वो एक्शंस हैं जो कि हम नॉर्मली हमेशा देखते हैं। भारत जब भी LOC की खिलाफ वर्जी करता है, जब भी इस तरह की बर्बरियत जारहियत करता है, हमें यही तमाम प्रोसीजर नजर आता है। क्या ये काफी है अज़मा बुखारी साहिबा, या इससे आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो सैनिटी की बातें आज मलिका बुखारी साहिबा, मलाइका बुखारी जो कर रही हैं, हम एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। गो हमारी दफ़ा ये नहीं हुआ, और जब हम भी कहते थे कि हालात बेहतर करने के लिए और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पॉजिटिव नोट पे जाना चाहिए और मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए, तब हमें क्या क्या फेस नहीं करना पड़ा और हमारे बारे में कैसे कैसे गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं बांटे गए। लेकिन हम एक जिम्मेदार अपोजिशन का सबूत देंगे, पहले भी दिया है और अब भी देंगे कि इस इशू के ऊपर हमारी सियासी इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं नहीं देख सकी प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई जो है वो इस हवाले से अभी तक आया है या नहीं, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा। सो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये रेजोल्यूशंस वगैरह बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। आप जरा असेंबली के रिकॉर्ड निकलवा के देखिए, हर दौरे हुकूमत में कुछ 4-4, 5-5 दफ़ा तो हुई भी होंगी। मैं खुद बहुत सारी की खिदमत खुद गवाह हूँ। सो मुझे ये रेजोल्यूशन कर देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और आपको याद होगा जब बुरहानुद्दीन वानी का वाकया हुआ था तो हमने डेलीगेशंस भेजे थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी और मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों के अंदर भी पार्लियामेंट के नुमाइंदे भेजे थे कि वो जाके बात करें और ये केस अपना जो है प्रेजेंट करें। उसका भी रिजल्ट कोई खास नहीं निकला। तो ये इंडिया के मामलात इतने लेकिन रेजोल्यूशंस की अपनी अहमियत होती है। जब एक मुतफिका रेजोल्यूशन पाकिस्तान के पार्लियामेंट से जाती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैं समझती हूँ कि हल नहीं होगा। ये कोई बहुत एब्सोल्यूट वो नहीं है। देखिए, अगर वो यूनाइटेड नेशंस की जो है वो उसको नहीं मानते हैं, करारदाद को, रेजोल्यूशंस को, उनके उसको नहीं मानते हैं, तो हमारी करारदादें तो चले, हम बिल्कुल एक सॉलिडेरिटी का मैसेज पहले भी दिया, अब भी देंगे। लेकिन इसके ऊपर अब फिर वही बात है कि फैसला हुकूमत वक्त को करना है कि क्या उन्होंने सियासत खेलनी है और क्या वाकई उन्होंने इश्यूज के ऊपर भी बात करनी है। आपको याद होगा कि जब भी कोई ऐसे अहम मामलात होते हैं हमेशा हुकूमत के साथ अपोजिशन बैठती है और बैठने के बाद एक लाएअमल तैयार करती है, जो मैंने पहले कहा। लेकिन इस हुकूमत के पास पता नहीं फुर्सत है या नहीं कि वो इस मामले को भी देखेंगे या देख सकते हैं। और मैं बसियाला की इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ट्रंप ने हमारा केस खराब किया है कश्मीर का। वो सालिसी के हवाले से, मुझे नहीं पता कि झूठ कौन बोल रहा है, ट्रंप झूठ बोल रहे थे या मोदी झूठ बोल रहा है कि जो उसने सालिसी की पेशकश कर दी वो तो आज तक किसी सालिसी को नहीं माने हैं इंडियंस। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मैंने देखी और मैंने उस वक्त भी कहा, मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है कि इंडिया तो कभी किसी सालिसी की बात मानता ही नहीं है कश्मीर के ऊपर, तो ये सालिसी की पेशकश कैसे कर दी ट्रंप ने। और उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि वो हमें सेटबैक हुआ उस हमारे इशू के ऊपर कि जिसके ऊपर और हम ये भी सुन रहे थे कि जी बिल्कुल अब बस चंद दिनों की बात है और कश्मीर का मसला जो है वो हल हो जाएगा। अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए कि ये मसला जो है ये हल हो सके, जो कश्मीरी वहां पे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो सके। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर दोबारा
ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, दोबारा पार्लियामेंट को बैठने की जरूरत है और देखा जाना चाहिए कि हम कौन से सिफारती, कौन से लीगल और कौन से इंटरनेशनल फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं इस मामले को जो है वो टेकअप करने के लिए। अदरवाइज ये आज वाकया हुआ है, कल हम भूल जाएंगे, कल कोई और बात शुरू हो जाएगी, तो ये ऐसे ही होता रहा है आज तक भी। और लेकिन अस्मा जी, जो ये अब वाकया हुआ है, जो पिछले 4-5 दिनों से जो भारत की बर्बरियत जारी है, रियासती दहशतगर्दी, क्लस्टर बॉम्बिंग का इस्तेमाल, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि भारत इस कदर जंगी जुनून में मुब्तला हो जाएगा। और फिर जिस तरह के कश्मीर में जिस तरह के वो इक़दामात उठाने की कोशिश और तैयारियां कर रहा है, उसका एक ग्राउंड बिल्ड कर रहा है। शैला रजा साहिबा, असमा बुखारी समझती हैं कि ट्रंप ने सालिसी की पेशकश करके मसला कश्मीर का जो केस है वो कहीं ना कहीं मुतासिर किया है। क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं या आप समझती हैं कि कश्मीर इससे इंटरनेशनलाइज हो गया? कश्मीर में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की बात कम से कम ये बात कही है, मैंने ही ये बात कही है, और ये बात एक पढ़ा लिखा तबका जो पाकिस्तान में है उसने ये बात कही थी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो चाहे 65 हो या कोई सी भी जंग हो, उसमें हमेशा जारे हिंदुस्तान ही रहा है और वो एक जंगी जुनून में मुब्तला कौम है जी। और मैं ये एक बात कह देना चाहती हूँ कि कोई सा भी दौर वो हमारे पाकिस्तान के लिए कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम एक दिन के फ़र्क से हम आज़ाद हुए, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत मनवाया। इसके बावजूद कि वहाँ की आवाम जो है 75% ओपन एयर बाथरूम का हकदार वहाँ के हुक्मरानों ने ठहराया, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वहाँ उनका एक इमेज बना दुनिया में। और क्योंकि वो उनकी डेमोक्रेसी डिस्टर्ब नहीं हुई, तो वो आज देखें कि बहुत सारे जो है कंप्यूटर में और उसमें वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं अपनी इन सारी बातों के बावजूद। जबकि पाकिस्तान जो है उसके सियासी हालात इस तरह के मसाइल का शिकार रहे कि पाकिस्तान की वो क्रेडिबिलिटी हमें उस तरह से नजर नहीं आती। अगर होती पाकिस्तान की भी क्रेडिबिलिटी तो मैं देखती कि कैसे यूएनओ अपने कैप में एक फेदर और ना लगाता कि जी हमने मसला हल कर दिया, लेकिन उनका पलड़ा अमेरिका का हमारे मुकाबले में हमेशा भारत की तरफ झुका। लेकिन शैला साहिबा, जो दोनों ममालिक के डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल हिस्ट्रीज जो हैं, उन पे डिबेट बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन इस वक्त तो मामला नॉन कंट्रोवर्शियल है। इस वक्त तो मामला है कि क्लस्टर बॉम्बिंग का इस्तेमाल उसका पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री से, उसका भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है क्लस्टर बॉम्बिंग का। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर तो क्या किसी भी मुल्क पे इस तरह जारेपन होता तो हम उसका भी साथ देते, लेकिन वो तो हमारा अटूट अंग है। आज हमें देखना होगा कि किस तरह अफगानिस्तान, जिसके लिए हम सोचते थे कि हमें एक सिपाही भी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आज वहाँ पे इंडियन काउंसलेट्स हैं इतने सारे, और हमारे ऊपर जो हमले होते हैं उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट के शवाहिद मिलते हैं। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह भारत में इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना भी है कि हम कहीं पीछे रह गए, और हम जो पीछे रह गए तो आज हम उसको भुगत भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मेरे वतन का मामला है और मेरे मासूम शहरियों का मामला है, मेरे निहत्ते कश्मीरियों का मामला है, जहाँ पे मजीद 8000 फौज उतार दी गई, तो पाकिस्तान तो अपनी सियासी और इखलाकी उनको हिमायत जारी रखेगा। हम प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे अपने असेंबली में भी और दुनिया में भी, लेकिन यकीनन के कहीं हमारी आवाज़ कमज़ोर है। इस डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस सुलगते हुए मसले पे कुछ मजीद बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खारजा महाज पे बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है जब से उन्होंने ये इक़्तिदार संभाला है।
कुछ चैलेंजेस बिल्कुल शुरू में ज़ाहिर है वो निपटने में उनको ज़रा मुश्किल पेश हुई, लेकिन उसके बाद बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने इन तमाम चैलेंजेस पे काबू पाया जो खारजा महाज पे आए। अब ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज, और भारत तो मशरक़ी सरहद मुसलसल चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। अब आपकी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है? जो पुरानी गवर्नमेंट्स की रही वही लेके चलेंगे, या आप लोग उसमें कुछ नया लेके आएंगे, कुछ मजीद मौसर, कुछ मजीद इफेक्टिव लेके आएंगे? क्योंकि ये खत लिख देना, ये स्टेटमेंट्स जारी कर देना, या दफ्तर खारजा बुला के तलबी कर लेना, एहतजाज कर लेना, ये तो ठीक है, एक सेट प्रोसीजर्स हैं, होने चाहिए, बट इससे आगे बढ़ के आलमी सतह पर नैरेटिव पाकिस्तान को, कश्मीर को लेके, LOC को लेके, भारत की जारहियत को लेके तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे मजबूत बनाएगी? देखिए गईदा, पहली बात तो यह है कि मैं ऑब्वियसली इस इशू के ऊपर, ऑन द इशू ऑफ कश्मीर या फॉरेन पॉलिसी जो एक नेशनल इशू है, इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहती। मेरी दोनों कॉलीग्स ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, तो मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है और जहाँ तक नेशनल इशूज की बात है, आपको अच्छी तरह याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धरना था 2014 में, जिसको हमने इसलिए फोरगो किया क्योंकि मुल्क के अंदर एक बहुत बुरा अटैक हुआ था, APS अटैक हुआ था, और वजीर आजम इमरान खान साहब उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ एक टेबल के ऊपर बैठे थे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहां तक मेरी कॉलीग बात कर रही थी कि नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज पे भी हम सियासत करते हैं, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। दूसरी बात है, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप के सालसी बनने का जो इक़दाम है, मैं इन दोनों से एग्री नहीं करती। आई थिंक इस इक़दाम से जो कश्मीर का कॉज है, और कश्मीरीज की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है, उस इशू को आई थिंक तकवीयत मिली है। बिकॉज दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन है, जो एक सुपर पावर है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट ने कहा आपके वजीर आजम के साथ बैठकर कि मैं इस इशू के ऊपर मीडिएशन करना चाहता हूं, और इंडिया के अंदर इसके बाद आग लग गई। पूरा इंडियन मीडिया जो है वो बजर्क हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने आके इसको रिजेक्ट किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको फिर रीइटरेट किया। तो देखें, ये तो हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है, इट्स अ फेदर इन आवर कैप कि हमने उस इशू को वहां पे रेज किया, उन्होंने उस इशू के ऊपर बात की, और इशू जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे रेज हो गया है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट की बात है, आपको पता है कि इन द लास्ट 11 months ऑफ आवर गवर्नमेंट हमने पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम एक डिफरेंट पैराडिम पर लेके जा चुके हैं। इससे पहले अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि पिछली गवर्नमेंट के दौरे हुकूमत के अंदर या तो वजारत खारजा कलमदान किसी को दिया नहीं गया था, और अगर दिया भी गया तो कश्मीर का जो इशू है और जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान को एज ए नेशन 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और जो हमारी रीजनल पोजीशन है, उसको हमने सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। हमने अपने 11 months अपने दौरे हुकूमत के अंदर, आपने देखा होगा अपने हमारे जो बरादर ममालिक हैं उन्होंने हमें कैसे सपोर्ट किया, किस तरह इस मुश्किल से निकाला, और किस तरह कितनी सारी विजिट्स हुई यहाँ पे। वो प्रिंस सलमान यहाँ पे आए, महातीर यहाँ पे आए, और यहाँ पे कतर के अमीर आए, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट गेस्ट आए हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है इन स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द कंट्रीज। और हमने भी जाकर हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान की एज ए रीजनल कंट्री इंपॉर्टेंस की बात की है, और अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप इंप्रूव करने की बात की। तो फॉरेन पॉलिसी तो आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने बहुत अचीवमेंट की है, और आई थिंक इसके ऊपर कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि हमने पाकिस्तान को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी है एज ए नेशन। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब वजीर खारजा ने तकरीर की तो उन्होंने कुलभूषण यादव का नाम लिया, कश्मीर इशू को रेज किया, और यही स्ट्रैटेजी है हमारी कि हम हर फोरम के ऊपर इस इशू को रेज करें, हम इंडिया को एक्सपोज करें कि इंडिया कैसे इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करता है, कैसे यूनाइटेड स्टेट्स की यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की वायलेशन करता है, और कैसे इंडिया खुद एक ह्यूमन राइट्स वायलेटर है, इंडिया खुद कैसे पाकिस्तान के अंदर